विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग गोधुली भाग 2 जो बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक है, इसका पहला अध्याय श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सब जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं और हमारे साथ बने रहें लास्ट तक, वीडियो के अंतिम तक। साथियों, मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 2 का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको गद्य व पद्य संपूर्ण अध्याय मिलेंगे। सारे गद्य व पद्य के सभी अध्याय मिलेंगे और संपूर्ण व्याख्या मिलेगा, जिसे आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय भी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अभ्यास प्रश्न हल कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इसका अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप हमारे चैनल पर भी जा कर के प्लेलिस्ट खोज सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज का हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन, श्रम का मतलब आप जानते हैं, श्रम का मतलब होता है मेहनत। जो आप मेहनत करते हैं उसे श्रम कहा जाता है। और विभाजन मतलब बंटवारा। जाति प्रथा, आपको पता है हमारे समाज में खासकर हमारे भारत में हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर जाति, कई जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है। तो उस प्रथा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखा था, या फिर लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस अध्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको बताएंगे कि जो हमारे यहाँ का जो जाति प्रथा है, इसका दुष्परिणाम क्या क्या है। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप चाहें, और जैसा कि हम बहुत आराम से, बहुत स्लो लर्नर के लिए भी लेके चलते हैं, साथ में सबको साथ में लेके चलते हैं, तो आपको बहुत स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब में स्पीड बढ़ा करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो ये मानते हैं कि ये जो जाति प्रथा है ये सही है, ये गलत नहीं है, जैसा है वैसे ही होना चाहिए, तो उन्हें जातिवाद का पोषक कहा जा रहा है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो कह रहे हैं कि जो इनके समर्थक हैं, जातिवाद के समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि एक कुशल समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा जरूरी है। इसके पीछे उनका तर्क भी है, आइए देखते हैं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये जो
जाति प्रथा है, इसकी सबसे बुरी बात तो ये है कि केवल श्रम विभाजन ही नहीं करता, ये श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। श्रमिक कौन होते हैं? जो श्रम करते हैं। मान लीजिए आप मजदूरी करते हैं तो मजदूरी भी आपका श्रम हुआ, और मजदूरी जो करता है, मजदूरी करने वाला जो मजदूर है उसे श्रमिक कह सकते हैं। तो जो श्रमिक है, जाति प्रथा उसमें भी विभाजन कर देता है। कैसे विभाजन कर देता है? अगर आप अपने समाज को देखें, समझें, तो आप देखेंगे कि सभी जातियों के हिसाब से अलग अलग कार्य बटे हुए थे। हालांकि आजकल यह सब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है हमारे समाज में पहले से जाति के हिसाब से सबका कार्य बांट दिया गया था। जैसे आप जानते हैं कि जो पंडित हैं, पंडित का क्या कार्य था कि वो सबको ज्ञान देगा, ज्ञान की बात बताएगा, पूजा पाठ कराएगा, है ना। और जो क्षत्रिय थे उनका क्या काम था? क्षत्रिय का काम था कि वो राजपाट करेंगे और राज्य की सुरक्षा करेंगे या सेनाओं में भाग लेंगे। ऐसे ही वैश्यों का काम था व्यापार का, और शूद्रों का काम था सेवा करना। अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो आप देखते हैं कि जो नाई होते हैं वो केवल बाल ही बनाते हैं और दूसरा काम नहीं करेगा। बढ़ई जो है वो लकड़ी का ही काम करेगा, कुर्सी पलंग बनाएगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। और लोहार केवल लोहा का काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। जो भंगी होते हैं वो सफाई का काम करेंगे, जो गंदगी है या फिर जो शौचालय वगैरह भी साफ करना होता है तो वो सब काम भंगी के लिए था। ये सब समाज में फिक्स था। ऐसा नहीं था कि अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको ये कार्य पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो दूसरा कार्य कर सकते हैं। ऐसा आज़ादी हमारे समाज में नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सत्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ये भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समाज में चूँकि हर तरह के कार्य हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कार्य। अगर सारे लोग अच्छे कार्य ही करने लगे तो बुरे कार्य कौन करेगा? और बुरे कार्य कुछ नहीं होता है। कोई भी कार्य बुरा कैसे हो सकता है? आप अगर मान लीजिए सफाई, साफ सुथरा करना, झाड़ू पोछा लगाना बुरा मानते हैं, तो अगर आप झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। तो ये तो सबसे उत्तम काम हुआ। लेकिन फिर भी समाज में जिस तरह का बंटवारा था, इस आधार पर देखें तो जो साफ सुथरा सफाई का काम करते थे उनसे लोग थोड़ा दूर रहते थे, उनके साथ बैठना खाना नहीं पसंद करते थे, उनको अलग थलग कर दिया जाता था। जो जैसा काम कर, सब अपने अपने समाज में ही, सबका अपना अपना समाज बंट गया था। बढ़ई जो बढ़ई में ही रहेगा, लोहार लोहार में ही रहेगा, है ना। तो ये जो विभाजन है इसी के खिलाफ कह रहे हैं बाबा साहब। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कह रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि एक कुशल या सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह श्रम विभाजन का जो प्रथा है, ये जो श्रमिकों का विभाजन कर देता है, सबका अलग अलग स्थान फिक्स कर देता है, सबका अपना अलग अलग वर्ग बना देता है, ऊंच नीच का भाव पैदा कर देता है। तो ये हर जगह नहीं है। हमारे अगर भारत के बाहर की बात करें, अन्य देशों की बात करें, तो वहाँ श्रम विभाजन तो अवश्य है, किंतु श्रमिक विभाजन नहीं है। जब कोई श्रम करता है तो काम करता है तो करता है, काम करने के बाद सब एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो श्रम विभाजन है वो इस तरह है कि वो जाति के हिसाब से जुड़ा हुआ है, और आप किसी विशेष जाति के हैं तो उस जाति के लिए जो कार्य निश्चित है केवल आप वही कर सकते हैं। कोई दूसरे जाति के लिए जो कार्य निर्धारित है आप वो काम नहीं कर सकते। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आजकल काफ़ी बदलाव आ चुका है, और ये जब अध्याय लिखा गया है ये उस समय की बात हो रही है। आज से लगभग यूँ कह ले 90-100 साल पूर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह
श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कह रहे हैं कि हमारे इस जो जाति प्रथा है इसकी समस्या यही है कि केवल श्रम का ही विभाजन नहीं करती, ये श्रमिकों का ही विभाजन कर देती है। और केवल श्रमिकों का विभाजन ही नहीं करती, उनमें ऊंच नीच की भी भावना पैदा कर देती है कि ये काम जो है करने वाला ऊंचा होगा, अच्छा व्यक्ति है, जो साफ सुथरा कर रहा है वो बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, जो सफाई करता है वो नीची जाति का हो गया। तो इस तरह से ऊंच नीच करार दे दिया जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा मानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि जो हमारा जो श्रम विभाजन है वो हमें इसकी स्वतंत्रता ही नहीं देता कि हम अपना पेशा, हमें क्या काम करना है वो हम स्वयं निर्धारित करें। क्योंकि अगर आपका किसी भी कार्य को करने में रुचि है और आप रुचि के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ये बहुत स्पष्ट है। और कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है और वो काम अगर ज़बरदस्ती आपको दे दिया जाए कि नहीं आपको ये करना ही है, तो आप कितने ईमानदारी से उस कार्य को कर पाएंगे और दिन भर में कितना कर पाएंगे। तो यही कहना है कि अगर एक सक्षम समाज की बात करें, सक्षम एक कुशल समाज में, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। बिना प्रशिक्षण के और बिना रुचि के उनके इच्छा के खिलाफ वो कार्य उसे थोप दिया जाता है कि नहीं आपको ये काम करना ही, जो आपके पापा काम करते थे आपको ये काम करना ही, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। जबकि ये रुचि के खिलाफ होता है। यदि अगर कोई रुचि के साथ करे तो उस काम में वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो पेशा निर्धारण, पेशा मतलब क्या होता है? कार्य, जो आप कार्य करते हैं, जो आप डेली कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई बढ़ई है तो बढ़ईगिरी उसका पेशा है, कोई कारीगर है तो उसका पेशा ये है, कोई किसान है तो उसका पेशा खेती करना है। तो ये जो पेशा है ये गर्भधारण के समय से, कहने का मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से निश्चित हो जाता है कि वो जब जन्म लेगा तो उसे क्या काम करना है। यदि वो किसान का बेटा है तो उसे खेती ही करना है, यदि वो भंगी का बेटा है तो उसे सफाई का ही काम करना है। इसी तरह अन्य जाति के भी जो भी पेशे हैं वो पहले से फिक्स हैं और जो बच्चा उस परिवार में जन्म लेगा उसे यही करना पड़ेगा। तो यही इसी बारे में वो कह रहे हैं कि ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि इसमें आपकी रुचि का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी रुचि का कोई ध्यान ही नहीं है, आपसे कभी पूछा ही नहीं गया। आप जब महिला ने गर्भधारण किया, आप माँ के पेट में आए, तभी आपको
कार्य दे दिया गया कि जो पापा आपके कार्य करते थे वही कार्य आपको करना है, बेशक वो आपको आता हो ना आता हो, उसमें आपकी रुचि हो या ना रुचि हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं, पूर्व निर्धारण मतलब पहले से निर्धारण, तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। कह रहे हैं कि ये केवल पहले से ही निर्धारण नहीं कर देती, मतलब केवल ये इतना ही नहीं करती कि पहले से निर्धारित कर देती है कि आपका पेशा क्या होगा, बल्कि ये आपको जीवन भर के लिए उसी पेशे को अपनाए रखने के लिए बाध्य करती है। अगर आप बढ़ईगिरी कर रहे हैं या आप लोहार हैं या आप कारीगर हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको बाद में लगा कि नहीं हमें इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इससे अच्छा भी कोई और कार्य कर सकता हूँ, तो आपको इसकी स्वतंत्रता नहीं है। हमारा समाज इसकी आज़ादी आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको जो भी आपके जाति का कार्य है, आपके पिता जो करते थे, उसे आपको चाहे या अनचाहे, मन हो या नहीं हो, जीवन भर आपको वही कार्य करना पड़ेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कह रहे हैं कि चाहे उस पेशे के कारण आपको भूखे मरने की नौबत आ जाए, मान लीजिए कि वो एक ऐसा पेशा है जिसमें आपकी कमाई ठीक ठाक नहीं हो पा रही है। आज के समय में जिस तरह जनसंख्या बन रहा है, मान लीजिए कि आप एक चौक पर 10 लोग हैं, या एक बाज़ार में अगर 50 दुकान है और वहाँ 25 दुकान जो है नाई का ही खुल जाए, तो बाल बनवाने के लिए उसके पास कहाँ, विदेश से तो आएंगे नहीं लोग, तो यहाँ पे उसके लिए वो पेशा अनुपयुक्त हो जाएगा, पर्याप्त नहीं होगा उसके पेट भरने के लिए। तो ऐसे में छूट होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो कोई दूसरा कार्य भी कर सकता है, लेकिन हमें ये स्वतंत्रता नहीं है। बेशक भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन जो हमारा पेशा जाति का पेशा है, जो हमारे परिवार का पेशा है, वो हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा है या क्या चारा रह जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जैसा कि कह रहे हैं कि आजकल के समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी या तकनीक में लगातार बदलाव हो रहे हैं, एक से एक नए तकनीक आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि आप जो काम करते थे वो काम आपसे जल्दी कुछ कर सकता है। मान लीजिए कि कोई मजदूर है, वो पहले धान काटने का काम करता था खेत में, और धान काटता था, उसका गुजर बसर उसी से हो रहा था। अब आज के समय में देखेंगे कि धान काटने के लिए एक से एक मशीन आ गए हैं, जो घंटों में बीघा का बीघा धान काट देंगे, और मजदूर अगर काटेगा तो उसको 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 10 मजदूर मिलके काटेंगे। तो ऐसे में किसान भी जल्दी जैसे हो जाए वही काम करवाना चाहेगा। किसान अगर वो मजदूर उसी काम को अगर 10 दिन में करेगा, 10 दिन का तनख्वाह लेगा। मशीन जो है उसको जल्दी भी कर देगी और हो सकता है सस्ता भी हो जाए। तो ऐसे में किसान वो उससे करवाएगा, मशीन से। तो अब ये जो मजदूर जो धान काटने पर ही निर्भर है, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे में उसके लिए भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन हमारे समाज में ये अनुमति नहीं है कि वो ऐसी भी परिस्थिति में अपना पेशा बदल सके। तो इस बारे में कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है
जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा मतलब जो आपके पिता नहीं करते थे, आपको वो पैतृक पेशा मतलब जो आपके पिता करते हैं। तो किसी को भी ये अनुमति नहीं है कि पैतृक पेशा से हट करके कोई और पेशा करे। मतलब आपके पापा जो कार्य करते हैं वही कार्य आपको करना है। आप चाहें तो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कह रहे हैं लेखक कि इसी वजह से, चूँकि किसी को पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, उसके कार्य को बदलने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से ये समय ऐसा आ गया है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है तो लोगों को भूखे मरने की भी नौबत आ जाती है। और वर्तमान समय में बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर मतलब भारी, मतलब गंभीर दोषों से मतलब इसमें दोष ही दोष है, एक छोटा मोटा दोष नहीं है। दोषों से मतलब ये जो है बिल्कुल गलत है। क्यों है? इसके परिणाम ऊपर कई उदाहरणों के माध्यम से बता चुके हैं बाबा साहब, और आगे भी इसका तर्क आप देख ही रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। कह रहे हैं कि ये आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि हमें कौन सा काम करना है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। कह रहे हैं कि इसमें किसी के रुचि का भी कोई महत्व नहीं है, उसको पसंद है काम या नहीं पसंद है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। बस आपके पिता जो काम करते थे वो काम आपको करना है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। विवशतावश मतलब मजबूर हो करके। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब आप स्वयं सोचिए कि जिस कार्य में आपका मन नहीं लगेगा और आपको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक उस काम को टालने की कोशिश करेंगे। जब मन नहीं लग रहा है जिस काम में तो उसमें इंसान मजबूर होकर ही नहीं करेगा। लेकिन पेट का सवाल है, अगर काम नहीं करेगा तो पेट कैसे चलेगा? तो काम तो करना ही है, लेकिन रुचि नहीं है, इसलिए उसको वो इंसान सोचेगा, मन नहीं लग रहा है तो उसको टालेगा, और जब करेगा भी तो कम से कम करेगा। अब आप समझिए कि कोई मजदूर है जो मजदूरी करना नहीं चाहता और आप उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करा रहे हैं, तो आप जब तक उसके पास बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तब तक वो करता रहेगा। थोड़ा सा हट जाइएगा तो वो भी थोड़ा आराम करने लगेगा। तो अगर आपकी रुचि है जिस कार्य में, वो कार्य आपको करने के लिए दिया जाए तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी निगरानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई आपको देख रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी खुद ही रुचि है उसमें। तो आप निर्विवाद रूप से उसमें मन लगा के ये काम करेंगे, और ऐसे में काम का जो आपका रुचि है वो लगातार बढ़ेगा, आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी और कार्य भी ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है?
बताइए कि जहाँ आपका ना मन लग रहा है और ना दिमाग लग रहा है, ना कोई रुचि भी नहीं है, मजबूरी बस कर रहे हैं, तो आप उस काम को कितना देर तक कीजिएगा? खुद ही सोचिए, आप बोर हो जाएंगे उबाऊ काम को करते करते। और अगर कोई रुचिकर काम रहेगा तो आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, फिर भी कहेंगे रुको मैं इस काम को ख़त्म कर लेता हूँ तभी उठूँगा। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि यदि कोई काम आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आपका कितना कार्यकुशलता बढ़ेगा। आप उसको जब रुचि से कर ही नहीं रहे हैं तो आप उसकी स्पीड क्या बढ़ाएंगे। अगर आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई घर बनवाया, घर बनवाने के लिए आपको कारीगर की ज़रूरत होगी, मिस्त्री आएगा। अब उसका मन नहीं लग रहा है यदि काम करने में, और आप जब तक वहाँ रहेंगे तो वो करता रहेगा कि भाई काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और आप चले जाएंगे तो बैठ जाएगा, चलो कोई देखने वाला थोड़ी है, धीरे धीरे वो टाइम पास करता रहेगा। और यदि उसी कार्य में उसकी रुचि बनी हुई है तो फिर क्या होगा, आप रहें ना रहें वो खुद ही करेगा और मन लगा के करेगा, कहेगा कि मैं इससे बेहतर भी इसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसका रुचि आएगा। तो उसको जब रुचि होता है किसी काम में तो आपके दिमाग में नए नए तरह के तरीके आते हैं, नई नई सृजनात्मकता आती है, आप बेहतर करते हैं। लगातार काम करते करते आपकी रुचि जिस तरह बढ़ती है, आपका कौशल भी बढ़ता है और आपका काम करने का जो तरीका है या फिर जो स्किल है उसमें भी लगातार धीरे धीरे सुधार होता जाता है। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब कह रहे हैं कि रचनात्मक पहलू मतलब समस्या को जो जड़ है वहाँ तक पहुँचने की बात की जा रही कि दरअसल मुख्य समस्या क्या है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। कह रहे हैं कि आपको हमने बताया है, आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये भाषण कहाँ से लिया गया है। ये लाहौर में एक सम्मेलन में सुनाने के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए बाबा साहब ने ये भाषण लिखा था, जो कि जाति पाति तोड़क मंडल द्वारा वहाँ पे आयोजित किया जाना था, किंतु आपसी विवाद के कारण या आम सहमति न बन पाने के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो सका था, जिसे बाद में इन्होंने एक अपनी अलग पुस्तिका में लिखा था। तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि आप जाति प्रथा का विरोध करते हैं तो आप ही बताइए कि आदर्श समाज क्या होना चाहिए। क्योंकि भाई समाज में तो हर कार्य के लिए व्यक्ति होना चाहिए ना। यदि मान लीजिए सारे पंडित का ही काम करने लगे, सारे पूजा ही करने लगे, फिर अनाज कौन उगाएगा। सारे अनाज ही उगाने लगे, सारे किसानी ही करने लगे, तो फिर अन्य काम कौन करेगा। सफाई सुथरा साफ सफाई का काम कौन करेगा। और सारे लोग साफ सफाई का ही काम करने लगे तो फिर समाज के जो अन्य काम हैं, व्यापार, खेती, ये सब कौन करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि लोग जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर ये प्रश्न पूछना चाहें कि भाई आप जाति प्रथा के विरोध में हैं, आप इसको बुरा मानते हैं, तो आपके हिसाब से आदर्श समाज क्या होगा। तो देखिए उसका क्या उत्तर दे रहे हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कह रहे हैं
कि जो मेरा समाज होगा वो स्वतंत्रता, मतलब सब स्वतंत्र होकर काम करेंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा कि भाई यही काम करना है। समता, सबको समानता होगा, समानता का हक होगा, सब बराबर माने जाएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं कि सफाई करने वाला नीचा है और जो है पूजा करने वाला ऊंचा है, ऐसा नहीं होगा। सब में सभी के काम का सम्मान होगा और सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। समता मतलब एक तरह का। तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, बंधुत्व पर आधारित होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा समाज है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जिस समाज की कल्पना करता हूँ, उस समाज में सभी को अपने काम को चुनने की स्वतंत्रता होगी, सबके लिए समानता होगी, कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होगा और सभी लोग एक दूसरे को अपने बराबर समझेंगे, अपने भाई की तरह समझेंगे, कोई ऊंच नीच जैसी बात नहीं होगी। क्या यह ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई, आप लोग को क्या लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सही बात है, आखिर किसी को क्यों आपत्ति होगी इसमें? लेकिन नहीं, दरअसल हमारे समाज का एक नियम है कि जो लोग ऊंचे पोस्ट पर बैठे हैं और कोई दूसरा उन तक पहुंचता है ना, तो उन्हें बुरा लगता है। आप याद कीजिए, खैर राजनीति से उदाहरण देना तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि नई दिल्ली में जब नई आम आदमी पार्टी आई थी तो कैसे बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां सब मिलके उनके खिलाफ हो गई थी। और जब भी आप देखते हैं आपके समाज में कोई नया व्यक्ति जो है तेज़ी से विकास करता है और बड़े लोगों के हिसाब से घर बनाने लगता है, अच्छा घर बनाने लगता है, तो समाज में जिनका पहले से बना हुआ है वो लोग ये देख के जलते हैं, और वही नहीं जलते हैं, जिनका नहीं बना है वो भी देख के जलते हैं। तो आपत्ति तो होनी ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। कह रहे हैं कि किसी भी समाज में ये तो होना ही चाहिए कि अगर कोई बदलाव आए तो एक छोर से दूसरे छोर तक बदलाव पहुँचे और उसका किसी को नुकसान ना उठाना पड़े। मतलब अगर बदलाव हुआ, मान लीजिए कि कोई नई तकनीक आ गई जिसके कारण बहुत लोगों का जो है व्यवसाय ठप पड़ गया, तो फिर उनके नया व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको पता है पहले के समय में कंप्यूटर जब नहीं था तो सारा काम इंसान करता था। आज के समय में कंप्यूटर है तो इंसानों के बहुत सारे कार्य जो है कंप्यूटर करने लगे। तो जब कंप्यूटर का युग आ गया तो सभी को कंप्यूटर सीखने की तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हालांकि है आज के समाज में, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। जबकि ये पूर्व के समाज में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सबका कार्य निर्धारित था कि आपको केवल यही काम करना है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। कह रहे हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए कि जब भी सबके मतलब कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य किया जाए और सबके हितों का ध्यान रखा जाए। जो भी कार्य किया जाए, जो भी परिवर्तन हो या जो भी नया कुछ सोचा विचारा जाए, उसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस नए तकनीक के कारण या फिर जो भी बदलाव हो रहा है उसके कारण किसी व्यक्ति का रोजगार मर न जाए, कोई जो है बेरोजगार न हो जाए, उसके पेट पर लात न पड़े, इसका ध्यान सभी व्यक्ति को रखना चाहिए। जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। मतलब अगर समाज में कुछ भी बदलाव आए जिससे
बेरोजगारी का खतरा मंडराए तो लोगों को उनका रोजगार बदलने की स्वतंत्रता भी हो, और उसके अलावा अगर समाज में कोई नया कार्य होता है तो सबकी सहमति और सभी के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए, और उससे जो मुनाफा हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, वो फायदा भी सभी को मिलना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। और ये भी कह दीजिए, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो कह रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कि जिस तरह दूध पानी को मिश्रित कर देने से दोनों को अलग अलग आप नहीं छांट सकते, दोनों एक दूसरे में इस तरह से मिल जाता है, जिस तरह से मिल जाता है, उसी तरह हम सबको समाज में उसी तरह मिलकर रहना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही तो है, सबके हितों का ध्यान रखना है, सबको साथ लेकर चलना है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में सभी के हितों का ध्यान। अब मान लीजिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिससे मान लीजिए कि अगर सड़क निर्माण करना है और वहाँ पे पहले से किसी का खेत है, तो अब जब सड़क बनेगा तो उस व्यक्ति का खेत जो जमीन है वो तो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या सड़क नहीं बनाया जाए? तो नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि सड़क बनेगा उससे सभी को फायदा होगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नुकसान हो रहा है खेत देने से, उसको खेत का जो मुआवजा है वो दे करके उसको संतुष्ट किया जाता है। तो मतलब लोकतंत्र का मतलब यही है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए, किसी को नुकसान ना उठाना पड़े। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का ही एक तरीका नहीं है। ये जो लोकतंत्र है हमारे देश में, आप जानते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक समाज है, तो ये केवल इसलिए नहीं है कि केवल हम शासन की एक पद्धति को फिक्स करें। लोकतंत्र का मतलब ही है भाईचारा, जिसमें सब एक दूसरे की बात को सुने, सबको समझें, और जो सबके हित में हो, जो अधिक से अधिक लोगों के हित में हो, वही काम किया जाए, और साथ में किसी का भी नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। किसमें? लोकतंत्र में। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कह रहे हैं कि इसमें यह भी जरूरी है कि अपने जो साथी हैं, मतलब समाज में जो अन्य लोग हैं, उनके लिए भी आपके मन में श्रद्धा व सम्मान हो। अगर आपके मन में सभी के लिए श्रद्धा व सम्मान नहीं रहेगा और आप खुद ही को सबसे श्रेष्ठ समझेंगे, तो आप उनकी किसी विचार को नहीं सुनेंगे, और जब भी कोई विचार दबता है तो समझिए कि एक युग जो है पीछे की तरफ चल जाता है। क्यों? क्योंकि सभी विचार को बाहर आने की अनुमति दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब सारे विचार उपस्थित होते हैं तभी उसी में से एक उत्तम विचार निकलता है। तो इसीलिए सभी को श्रद्धा व सम्मान दीजिए समाज में, ताकि सब लोग अपना अपना पक्ष रखें और सभी का पक्ष सुन करके एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा जाए जहां अधिक से अधिक लोगों का हित हो और किसी का नुकसान ना हो, और यदि किसी को नुकसान उठाना भी पड़े तो उस नुकसान को कम से कम करने की जिम्मेदारी भी हमारे समाज या हमारे लोकतांत्रिक समाज की ही होती है। तो साथियों, आज हमने ये पहला अध्याय जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस अध्याय को हमने संपन्न कर दिया है। आपके मन में अगर इस अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमसे टिप्पणी करके कमेंट में पूछ सकते हैं।
जैसे ही हम आपके सवाल को देखेंगे शीघ्र जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगले वीडियो में आपको इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न भी मिल जाएगा और इस अभ्यास प्रश्न को आप स्वयं भी हल करें और आप चाहें तो हमारे साथ मिल करके आप उत्तरों की जांच कर सकते हैं, अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।